वेलकम टू द मैनेजमेंट क्लासेस। आज इस वीडियो में हम लोग आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को डिस्कस करेंगे। देखिए, ये यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो कि ब्रिटेन वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में जो कि 1944 के अंदर हुई थी, वहाँ पर ये एसोसिएशन एक एजेंसी बनाई गई थी यूनाइटेड नेशन के ज़रिए, और इसका मेन काम था कि किसी तरीके से इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन को सिक्योर किया जाए। यानी बहुत सारे काम थे, सिक्योर द इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन और स्टेबलाइज करेंसी एक्सचेंज रेट, जो कि जाहिर है देखिए कि अगर करेंसी के एक्सचेंज रेट स्टेबलाइज नहीं होंगे तो ट्रेड में दिक्कत आती है, लोग ट्रस्ट नहीं कर पाते। उसके अलावा और काम थे, जो इंटरनेशनल लिक्विडिटी है उसको किसी तरह बढ़ाई जाए, और बहुत अलग अलग काम दिए गए। ये इसके बेसिकली मेन काम थे, यानी किस तरीके से आप हार्ड करेंसी को एक्सेस कर सकते हैं। ये बेस है आज भी वॉशिंगटन डीसी के अंदर, क्योंकि इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में ही सिचुएटेड हैं, वहीं बने हुए हैं। करंटली इसके अंदर जो टोटल मेंबर हैं इसके आज की डेट में, अगर आप उसको इन्वेस्टोपीडिया पे देखेंगे तो 189 मेंबर कंट्रीज हैं इसकी। 189 मेंबर कंट्रीज हैं जो आज इसकी मेंबर हैं, और हर एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड में रिप्रेजेंट करता है अपने आप को। जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है इसका आईएमएफ का, उसमें हर कंट्री अपना एक रिप्रेजेंटेशन रखती है। हाँ, वो एक प्रोपोर्शन होता है फाइनेंशियल इंपॉर्टेंस के ऊपर, यानी एक कोटा होता है कि हर कंट्री जो है वो कितना कितना कोटा उसके ऊपर असाइन है, कितना कंट्रीब्यूशन कर रही है आईएमएफ को, उसी हिसाब से उनकी वोटिंग पावर होती है। यानी जो वोटिंग पावर होती है वो बेसिकली डिटरमिन ही करती है कोटा से। आप अगर जाके उसको मैंने बेसिकली इनकी वेबसाइट और इन्वेस्टोपीडिया वगैरह पर जाकर मैंने इसकी ये वीडियो बनाई थी, आप वहाँ पर अगर देखेंगे तो उन्होंने वहाँ पर उसको एक वोट का आइडिया दिया हुआ है उसमें, यानी जो वन वोट होगा, वन वोट जो होगा वो होगा पर 1 लाख SDR पर, सॉरी SDR जितने SDR होंगे आपके पास, पर 1 लाख SDR आपके पास वोट आता रहेगा। और बाकी जो एक बेसिक वोट्स होते हैं, यानी जो ऑल मेंबर कंट्रीज के होते हैं, वो होते हैं। SDR के लिए मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूं कि ये SDR क्या है। आप अगर कहेंगे तो इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। SDR बेसिकली इसको कहते हैं स्पेशल ड्राइंग राइट्स। स्पेशल ड्राइंग राइट्स, यानी स्पेशली आपको ड्राइंग राइट्स दिए जा रहे हैं कि आप पैसे को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली इन्होंने रखा है कि साहब आप, जाहिर है वो एक SDR जो है, ये कंट्री को ऐसा नहीं हो सकता कि मैं 100 रुपये दूं और वो $100 दें, हम दोनों को बराबर SDR मिले। जो कंट्री की वैल्यूएशन है उसी के कंट्री की करेंसी की जो वैल्यूएशन है उसके हिसाब से ये मिलते हैं। और ये 1969 में आईएमएफ ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। ये बेसिकली इंटरनेशनल रिजर्व असेट्स हैं, जो कि आपका जो ऑफिशियल रिजर्व है आईएमएफ के अंदर, आपकी कंट्री का जो आईएमएफ में ऑफिशियल रिजर्व है उसको सप्लीमेंट करता है। आप दीजिए, वो आपको SDR दे देंगे। ये करेंसी नहीं है। हम ये मान के चलते हैं कि साहब SDR से पैसा खरीदने के लिए ये करेंसी काम करती है। ये बेसिकली करेंसी नहीं है, ये एक पोटेंशियल क्लेम है सिर्फ, जो कि आपको इस लायक बनाता है कि आप आईएमएफ की मेंबर कंट्रीज अगर हैं तो आप वहां से कैश ले सकें। यानी एक तरीके की आपको SDR जो है वो लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब अगर हम इसकी जो है वो मिशन पर जाएं, हम आईएमएफ के मिशन क्या है, तो आप आईएमएफ की वेबसाइट पर भी जाके इसको पढ़िएगा। उसमें 2-3 खास मिशन, जाहिर देखिए आईएमएफ काम तो बहुत सारे करती है इंटरनेशनल ट्रेड और करेंसी को लेकर। सबसे बड़ा इसका काम स्टेबलाइजेशन का होता है, किसी तरह वर्ल्ड को किसी तरीके से करेंसी उसको स्टेबलाइज रखना। लेकिन कुछ इसके मेन काम हैं जो बाकायदे वहाँ दिए गए हैं। उसमें पहला है टू फोस्टर ग्लोबल मॉनेटरी कोऑपरेशन। टू फोस्टर ग्लोबल मॉनेटरी कोऑपरेशन। ठीक है, टू फोस्टर ग्लोबल मॉनेटरी कोऑपरेशन, यानी किस तरीके से ग्लोबली मॉनेटरी कोऑपरेशन को बढ़ाया जाए। फिर सिक्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी,
सिक्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। किस तरीके से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को सिक्योर किया जाए? फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड, फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड। मैं थोड़ा जल्दी में लिख रहा हूँ, 30 वाली राइटिंग में, पढ़ लीजिएगा, पढ़ के बता रहा हूँ वरना वो लिखने में टाइम ज़्यादा जाता है। टू फैसिलिटेट दी इंटरनेशनल ट्रेड, और उसके अलावा प्रमोट हाई एम्प्लॉयमेंट, इसका काम होता है प्रमोट हाई एम्प्लॉयमेंट और प्रमोट हाई एम्प्लॉयमेंट, और इसी पॉइंट के अंदर साथ साथ है सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, ये इसका काम है। और जाहिर है पूरी दुनिया में एक किसी तरीके से पॉवर्टी कम की जाए, ये तो इसका एक गोल है ही। रिड्यूस पॉवर्टी अराउंड द वर्ल्ड, रिड्यूस पॉवर्टी अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। ये इसके मेन फंक्शंस हैं, ये इसकी मेन एक्टिविटीज़ हैं जो बेसिकली वेबसाइट पर दी हुई है कि ये जो IMF है वो इन चीज़ों के लिए काम करता है, ठीक है। आपको नोट करना हो तो उसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री की तरफ। क्यों बनी, कैसे बनी, कहाँ बनी, क्या काम इसको असाइन किए गए, क्या उम्मीदें थीं ये काम करें, तो हम इसकी थोड़ी सी अब हिस्ट्री देखेंगे, ठीक है। देखिए जो 20वीं सेंचुरी का जो फर्स्ट हाफ है, यानी 1901 और उससे करके 1950 का जो फर्स्ट हाफ है 20वीं सेंचुरी का, उसमें आप देखिए कि 2 वर्ल्ड वॉर हुई थी, जिससे कि पूरी दुनिया में असर पड़ा था। पूरी दुनिया में फिजिकल और इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शंस हुए थे, लेकिन यूरोप के अंदर ख़ास तौर से बहुत ज़्यादा हुआ था। और उसके बाद 1930s के अंदर ग्रेट डिप्रेशन आया, जिसने बिल्कुल आप ये मान के चलिए कि जो इकोनॉमिक कंडीशन थी उसकी कमर तोड़ दी गई थी, ख़ास तौर से यूरोप और US के अंदर। उस वक्त ज़्यादातर कंट्री जब ये सब हो चुका था, ख़त्म हुआ, तो ज़ाहिर है हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके थे। तो काफ़ी कंट्रीज़ इस बात के लिए सोच रही थी कि कोई ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए, कोई ऐसी एक बॉडी बनाई जाए जो कि इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम को स्टेबलाइज करे, करेंसी एक्सचेंज रेट को किसी तरीके से स्टेबलाइज करे विदाउट बैकिंग विद द गोल्ड। गोल्ड स्टैंडर्ड चल रहा था, जिसके पास जितना गोल्ड उतनी वो करेंसी इशू कर पाता था। तो अब जाहिर है वहाँ क्राइसिस बहुत हो गए थे, अगर मेरे पास बिल्कुल गोल्ड नहीं है तो इसका मतलब मेरे पास करेंसी नहीं होगी। तो उन्होंने कहा विदाउट बैकिंग गोल्ड करेंसी जो है उसके एक्सचेंज रेट को स्टेबलाइज किया जाए। वो जो एजेंसी हम लोग प्रपोज कर रहे थे कि ये काम करें, और जो बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर फ्रीक्वेंट या सीवियर डेफिसिट्स आएंगे, और जाहिर है अब हालत ख़राब है तो आएंगे, इनको किसी तरीके से रिड्यूस किया जाए। और ख़ास तौर से ये भी बात रखी गई कि अब तक जो बात चल रही थी, जो काम किया जा रहा था, वो मर्केंटलिस्ट की ट्रेड पॉलिसीज़ पे काम किया जा रहा था, जिसको माना गया कि वो डिस्ट्रक्टिव है, क्योंकि उन पॉलिसी पे चलती हुई ये सारी प्रॉब्लम्स आई थी। तो कहा गया कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए, जो प्रपोज ऑर्गेनाइजेशन है वो इन पॉलिसीज़ को हटाकर एक नई पॉलिसी बनाए, एक ग्रोथ पॉलिसीज़ बनाए इंटरनेशनल ट्रेड की। इसके लिए मल्टीलेटरल डिस्कशंस होते गए और फाइनली एक जगह पर आकर पहुंचे कि ठीक है, यूनाइटेड नेशन ने एक मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस की न्यू हैम्पशायर ब्रिटन वुड के अंदर, US के अंदर। दरअसल न्यू हैम्पशायर के अंदर एक जगह है ब्रिटन वुड, इसीलिए वो ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस या ब्रिटन वुड सिस्टम आज भी कहा जाता है। वहाँ एक कॉन्फ्रेंस हुई 1944 के अंदर, जो मैंने अभी लिखी थी, जिसके अंदर तकरीबन 44 कंट्रीज के डेलीगेट्स आए। 44 डेलीगेट्स आए, 44 कंट्रीज ने उसके अंदर पार्टिसिपेट किया और उन्होंने एक आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट ड्राफ्ट किया। एक आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट ड्राफ्ट किया कि साहब ये चीजें होंगी जिस पर हम काम करेंगे, यानी एक सिस्टम बनाया कि कोई ऑर्गेनाइजेशन हम बनाएंगे,
उसको पूरा ब्यौरा दिया, इसके अंदर पूरा डिस्कशन किया और दिया कि साहब ये एक है, ये IMF बनेगा। उस वक्त तो IMF नाम नहीं दिया गया था, बने कोई ऑर्गेनाइजेशन है, और उसके लिए पूरा एक आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट ड्राफ्ट किया गया और बाद में वो UN के अंदर प्रेजेंट किया गया। उस पर देखना था कि कितनी कंट्री इसको एग्री करती हैं, कितनी नहीं करती हैं। ये जो आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट था, इसका मेन काम था कि जो न्यू इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम है उसको सुपरवाइज करना, सिस्टम किस तरीके से काम कर रहा है। और ये ब्रेटन वुड मॉनेटरी सिस्टम बनाने के बाद, यानी जो ये आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट था, इसको लेकर जो मेंबर कंट्रीज़ थी उनकी उम्मीदें बहुत थी। वो कह रहे थे कि उनकी सोच ये थी कि साहब जो ये सिस्टम होगा ये हमारे वर्ल्ड ट्रेड को प्रमोट करेगा, इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करेगा, हाई इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, और ये जो कन्वर्टेबल करेंसीज हैं इनको किसी तरीके से इनके एक्सचेंज रेट को स्टेबिलिटी पर मेंटेन करके रखेगा। ये सारा का सारा एक उम्मीदें इस सिस्टम से लगाई जा रही थी। उसके बाद 29 कंट्रीज का, 44 में से 29 कंट्रीज का एग्रीमेंट आ गया। 29 कंट्रीज ने कहा कि ठीक है हम इस बात के लिए एग्री हैं, और उन्होंने कंफर्मेशन दे दिया। और 27 दिसंबर 1945 के अंदर ये फोर्स में आ गया, ये फोर्स में आ गया, यानी इसने अपना काम करना शुरू कर दिया। और उसके नेक्स्ट ईयर ही इसके जो फंड्स बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं वो सब सवाना, जॉर्जिया, US के अंदर असेंबल हुए, और इन्होंने वहां पर बाईलॉज को अप्रूव किया कि बाईलॉज क्या होंगे, कैसे सारा काम चलाया जाएगा, और फर्स्ट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को इलेक्ट किया। फर्स्ट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, जाहिर है वो सारे लोग गवर्नर्स मिले, वहाँ बैठे और बैठ के उन्होंने डिसाइड वहीं इलेक्ट किया कि कौन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पहला होगा। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बेसिकली वही है जो डे टू डे काम करवाएगा, ठीक है। और उन गवर्नर्स ने वहाँ बैठकर डिसाइड किया कि परमानेंटली जो हेड क्वार्टर रहेगा वो वॉशिंगटन DC में ही रहेगा। और जब से अभी वो आपका जो हेड क्वार्टर्स हैं यूनाइटेड उसके IMF के, वो वॉशिंगटन DC में ही है। वहीं पर 12 नेक्स्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, 1946 के अंदर, मई 1946 के अंदर 12 ओरिजिनल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मिले वहाँ पर। उन्होंने वहाँ पर मीटिंग की और जो इसकी फंक्शंस हैं, जो काम करना है इसको, जो एग्जीक्यूशन करने हैं इसके अंदर, वहाँ डिसाइड किया गया। और नेक्स्ट ईयर ही वो सारा का सारा 47 के अंदर सिस्टम काम करने लगा। और IMF ने अपना काम शुरू, जो भी उसको काम दिए गए थे वो काम शुरू कर दिया। और उसने पहला काम कहाँ से शुरू किया? उसने काम किया, इनकरेज किया उसने इंटरनेशनल फाइनेंशियल कोऑपरेशन को। और उसने उसके लिए क्या किया? इंट्रोड्यूसिंग सिस्टम ऑफ कन्वर्टेबल करेंसी एट फिक्स एक्सचेंज रेट। उसने कहा जो कन्वर्टेबल करेंसीज हैं उनको फिक्स एक्सचेंज रेट पर लेकर आइए। अगर वो फिक्स एक्सचेंज रेट पर होंगी तो लोगों का ट्रस्ट बना रहेगा और वो ट्रेड करेंगे। देखिए, मुझे मालूम है कि अगर मेरी करेंसी की वैल्यू एकदम गिर सकती है तो मैं कोई चीज इस वक्त बाहर बेचने से डरूंगा। अभी बेच दूंगा, एकदम गिर गई तो वहां से कम पैसा आएगा। या जरूरत थी इस वक्त के किसी तरीके से करेंसीज में स्टेबिलिटी आ जाए। स्टेबिलिटी आ जाएगी तो ट्रस्ट बढ़ेगा, ट्रेड बढ़ेगा। ट्रेड बढ़ेगा तो जाहिर है इकोनॉमिक कंडीशन कंट्री की बढ़ेगी। उस वक्त यह भी डिसाइड किया गया कि जो डॉलर होगा वो गोल्ड से रिडीमेबल होगा, यानी अगर आपके पास डॉलर है तो आप गोल्ड ले सकते हैं। और जो उस वक्त उसका रेट तय किया गया, उसमें किया गया कि जो डॉलर $35 में आपको 1 unce ऑफ गोल्ड मिल जाएगा। 1 unce ऑफ गोल्ड मिल जाएगा। 1 unce ऑफ, आप जाके नेट पे चेक कीजिए, 28.34 समथिंग करके ग्राम होगा गोल्ड। आज अगर इस रेट में मिल जाए तो मजा आ जाए, ठीक है। तो ये उसको रखा गया कि ये काम करेगा। अब काम आया कि साहब IMF क्या काम करेगा। तो IMF का सबसे बड़ा काम, जो मैंने बताया अभी बाद में रिपीट कर रहा हूँ, उसका काम था किसी भी तरीके से जो फाइनेंशियल और इकोनॉमिक सिस्टम है वर्ल्ड का, उसको सुपरवाइज करना। और उसके लिए आप फॉर एग्जांपल लीजिए, उसने काम जो उसमें शुरू किया, उसने कहा कि ठीक है आप स्टेबिलिटी लेकर आनी है। अब जाहिर है सारी करेंसी को एकदम फिक्स रेट पर नहीं लाया जा सकता था, उस पर दिक्कत थी। बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, पहले से ट्रेड्स चल रहे हैं, सिस्टम्स चेंज किए जाएंगे। IMF ने कहा कि ठीक है आप लोग इंटरनली 10% तक चेंज ला सकते हैं अपनी करेंसी के एक्सचेंज रेट में, चाहे वो 10% तक आप बढ़ाएं या 10% तक आप घटाएं। लेकिन अगर उससे ज़्यादा आपको चेंज लेकर आना है तो फिर आपको IMF से परमिशन लेनी पड़ेगी। दूसरी चीज़, एक बैंक UN के अंदर बना था IBRD।
इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, यानी उस वक्त जो प्रॉब्लम्स हुई थी 2 वर्ल्ड वॉर्स की वजह से और 1930s की ग्रेट डिप्रेशन की वजह से, तो कंट्रीज को कंस्ट्रक्ट करना था, उसके लिए ये बैंक लोन दिया करता था। अब ये जो ब्रेटन वुड्स सिस्टम का एक जो IMF ये बनकर आया था, इसने ये बेसिकली इस बैंक का गेटकीपर बन गया है। इसने कहा कि वो सिस्टम, वो लोग जो इसके मेंबर बनना चाहते हैं, इससे लोन लेना चाहते हैं, उसको IMF का मेंबर बनना जरूरी है। यानी अब एक तरीके से इसका गेटकीपर बन गया। वो पहले आओ, मेरे मेंबर बनो, मेरे मेंबर बन जाओगे तो तुम IBRD के मेंबर बन जाओगे, तुम्हें वहां से लोन मिल जाएगा। हालांकि 1970s के अंदर आकर ये जो ब्रेटन वुड्स सिस्टम था ये कोलैप्स कर गया। यहां तक आते आते ये सिस्टम कोलैप्स कर गया। अब IMF को क्या करना था कि अब जाहिर है वो जो एक फिक्स एक्सचेंज रेट वाला सिस्टम था वो अब नहीं चल रहा है, वो चेंज हो गया। अब उसने क्या कहा, IMF ने कहा कि ठीक है, अब आप एक काम ये करें कि हम सिस्टम ऑफ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट पर आ जाते हैं। पहले फिक्स था, यानी जो भी है वो है, अभी इतना डॉलर इतने पैसे, ठीक है। अब उन्होंने कहा कि नहीं, अब हम फ्लोटिंग पर आ जाते हैं। फ्लोटिंग में क्या है, मार्केट की फोर्सेस खुद डिटरमिन करेंगी किस करेंसी की वैल्यू दूसरी करेंसी पर कितनी होनी चाहिए। जैसे आज आप देखिए आपका रुपीस डॉलर चेंज होता है, फ्लोटिंग है। अब अगर रुपीस हम इंडिया से हम एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा कर रहे हैं, अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे तो जो लोग हमारा प्रोडक्ट खरीदेंगे उनको हमारे करेंसी की जरूरत होगी, और वो जाहिर है हमारी करेंसी जब ज्यादा डिमांड में आएगी तो हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से सारी करेंसी का कंट्री का होता है। तो यानी अब मार्केट के अंदर किसी भी करेंसी की क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है, कितनी सप्लाई है उसकी, ये डिटरमिन करेगा कि उस कंट्री का उस दूसरी कंट्री की करेंसी से क्या एक्सचेंज रेट होना चाहिए। और आज भी हम इसी रेट के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। ये हिस्ट्री हो गई जब से ये बनी है, जब से आज तक। अब बात करते हैं कि इसकी ऑर्गेनाइजेशन क्या है। मान लीजिए अगर सवाल आता है कि व्हाट इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ IMF, ऑर्गेनाइजेशन IMF या प्रेजेंट फॉर्म भी आप इसको कह लीजिए। अगर मान लीजिए आपको ये लिखा हुआ आ जाता है कि व्हाट इज द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ IMF, तो आप बेसिकली यही बताना चाह रहे हैं कि इस वक्त किस तरह ऑर्गेनाइज है और क्या उसकी प्रेजेंट फॉर्म है। देखिए, जो हमारी जो IMF है वो बेसिकली जो उसका हेड होता है वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होते हैं। जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होते हैं वो उसको हेड करते हैं, वो सारी चीज़ें टॉप पर देखते हैं। और हर डायरेक्टर किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है, और ये ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो तकरीबन 180 मेंबर स्टेट्स की बनी हुई है। 180 मेंबर स्टेट्स हैं, उनकी ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई हैं। तो हर जो ये डायरेक्ट गवर्नर होता है वो किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। गवर्नर जो होता है, गवर्नर्स जो होते हैं बेसिकली वो अज्यूम किया जाता है कि या तो किसी भी कंट्री से, मान ली इंडिया का जो एक गवर्नर जाएगा तो वो तो या तो इंडिया का फाइनेंस मिनिस्टर होगा, या हमारे जो सेंट्रल बैंक है, जो हमारा कंट्री का बैंक है, उसका डायरेक्टर होगा, ठीक है। यानी या तो हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो उसके जाकर गवर्नर होंगे, या हमारा जो RBI है उसके डायरेक्टर होंगे, ठीक है। इनकी मीटिंग होती है एनुअली, यानी साल में ये सारे के सारे एक बार IMF में जाकर मिलते हैं और वहां सारे इश्यूज डिस्कस किए जाते हैं। अच्छा, जो फंड्स की डे टू डे ऑपरेशंस होता है वो एग्जीक्यूटिव बोर्ड एडमिनिस्टर करता है। जो एडमिनिस्ट्रेशन है, रोजमर्रा के काम देखने हैं, उसके लिए वहां पर एग्जीक्यूटिव बोर्ड होता है जिसके अंदर 24 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं। 24 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। ये 24 जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं ये हफ्ते में 3 बार मिलते हैं आपस में वहां पर ऑफिस में, और वो डे टू डे एक्टिविटीज को डिस्कस करते हैं कि क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। इन 24 के अंदर जो 8 होते हैं वो इंडिविजुअल कंट्रीज को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसके अंदर खास लिया गया है चाइना, फ्रांस, जर्मनी, जापान, रशिया, किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया,
यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं अगर आप नोट्स बना रहे हैं। इसके अंदर चाइना है, फ्रांस है, जर्मनी है, जापान, रशिया, किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स। 8 तो ये हो गए, और जो 12 बचे हुए 16 फंड्स रिमेनिंग मेंबर होते हैं वो वर्ल्ड रीजन के हिसाब से ग्रुप किए जाते हैं। इस तरीके से इसके अंदर टोटल 24 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं। अच्छा, चूंकि इनके जितने डिसीजंस होते हैं लेने वाले वो कंसेंसस से काम चलते हैं। कंसेंसस यानी हार्मनी एग्रीमेंट, यानी ये डायरेक्टर बैठते हैं आपस में बात कर लेते हैं कि ये चीज़ ऐसे कर ले, ये चीज़ ऐसे कर ले, सारे उस पर राजी हो जाते हैं और वो एक्शन ले लिया जाता है। इसलिए रेयरली फॉर्मल वोटिंग की जरूरत पड़ती है। यानी सिस्टम तो ये है कि वो बैठें, वोटिंग करें कि साहब एक पर्टिकुलर काम में ये होना ही नहीं होना, इसमें 24 लोग वोट करें, डिसाइड हो जाएगा। लेकिन वो हार्मनी देखते नहीं, वो देखते हैं कि आपस में सबकी राय होनी चाहिए इसके ऊपर, सब कन्विंसिंग किया जाता है और सब जब राय तय हो जाती है तो उसको काम किया जाता है। ये ज़्यादा बेहतर, सबकी कंसेंट होती है उसके अंदर। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो हमारा बोर्ड है, जो डायरेक्टर का बोर्ड है, उसका जो हेड होता है वो मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, जो कि 5 ईयर रिन्यूएबल टर्म के लिए अपॉइंट किया जाता है। यानी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है उसका एक मैनेजिंग डायरेक्टर होगा, एमडी जिसको कहेंगे, वो अपॉइंट किया जाता है 5 साल के लिए। लेकिन ये रिन्यूएबल होती है, साहब उसने 5 साल बहुत अच्छा काम किया तो ठीक है, वो नेक्स्ट 5 साल के लिए फिर अपॉइंट किया जा सकता है। ये बेसिकली आदमी सुपरवाइज करता है फंड्स के स्टाफ को, जो कि 140 कंट्री से आता है, स्टाफ ये आता है, और टोटल एम्प्लॉयज़ लगभग 2700 हैं, 2700 तकरीबन एम्प्लॉयज़ हैं। इन सबको ये देखता है। अच्छा, ये एक सिस्टम है, माना जाता है कि जो एमडी जो होता है वो जर्नली यानी यूजुअली माना जाए तो यूरोपियन होता है वो, बाई ट्रेडिशन। यानी इसकी मैंने ढूंढने की कोशिश भी, क्योंकि खास रीज़न मुझे मिला नहीं, बाई ट्रेडिशन कहा जाता है कि वो अमेरिकन नहीं होता, वो यूरोपियन ही होता है। पहली जो फीमेल मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट की गई थी, जो जून 2011 में उनको अपॉइंट किया गया था, वो बेसिकली वो फ्रांस की थी, जिनका नाम था क्रिस्टिन लगार्ड। ये पहली फीमेल मैनेजिंग डायरेक्टर थी जो 2011 के अंदर अपॉइंट की गई थी। ठीक है, अब जितने भी मेंबर्स हैं, यानी हर मेंबर को एक सम ऑफ मनी कंट्रीब्यूट करनी होती है, जो कि कोटा कहलाती है, और वो उसका सब्सक्रिप्शन होता है। ठीक है, ये कोटा हर 5 साल पर रिव्यू किया जाता है। यानी जाहिर है इसीलिए किया जाता है कि वो देखा जाता है कि कंट्री, देखिए कोटा अब हम सेम नहीं दे सकते। हम कहें कि साहब अमेरिका भी इतना कोटा इतना पैसा दे कंट्रीब्यूट करेंगे और श्रीलंका भी इतना करेगा, मुमकिन नहीं। ठीक है, जैसी कंडीशन होती है इकोनॉमिक कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशन किसी भी कंट्री की, उसी के हिसाब से उसको कोटा साइन किया जाता है। ठीक है, रिच कंट्री है ज्यादा कोटा होगा, पुअर कंट्री है कम कोटा होगा। ठीक है, 5 साल के बाद रिव्यू इसलिए किया जाता है क्योंकि कंट्रीज की कंडीशंस चेंज होती हैं, कंट्रीज अमीर हो रही हैं, कुछ कंट्रीज की प्रॉब्लम बढ़ रही है, किसकी प्रॉब्लम खत्म हो रही है, उसी हिसाब से इसको हर 5 साल के बाद रिव्यू कर दिया जाता है। और ये सारा का सारा जो कंट्रीब्यूशन है ये बनाता है पूल ऑफ लोनेबल फंड, एक बड़ा सा पूल बना देता है लोनेबल फंड का, जिससे कि जिन कंट्रीज को जरूरत होती है वो फंड ले लेती हैं। और ये कोटा ही जो बनकर आता है पूरा लोनेबल फंड का, यही डिटरमिन करता है कि हाउ मच मनी ईच मेंबर कैन बोरो एंड हाउ मच वोटिंग पावर इट विल हैव। जिस कंट्री को ये कोटा जो निकल कर आ गया, ये कोटे के ही हिसाब से वहां पर ये डिसाइड किया जाता है कि किस कंट्री को कितना तक लोन दिया जा सकता है और कितनी उसकी वोटिंग पावर है। ठीक है, आप अगर ब्रिटेनिका में जाकर पढ़ेंगे तो उसमें तकरीबन बताया गया है कि जो अमेरिका है, यूएस है, वो तकरीबन जो उसका कोटा है वो $83 बिलियन है। $83 बिलियन है। $83 बिलियन बहुत बड़ी है। यानी ये टोटल अगर आप उसको देखें, जो टोटल कोटा है उसका तकरीबन 17% होता है ये। तो टोटल 17% अगर ये है उनका कोटा, तो जाहिर है जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं या एग्जीक्यूटिव बोर्ड का जो इलेक्शन है उसके अंदर 17% वोट यूएस के होते हैं। ठीक है, उसके बाद
जो 8 इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज हैं, इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन है 8, जिसके अंदर कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान, रशिया, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स, ये 8 कंट्री तकरीबन 50% फंड्स कंट्रोल करती हैं। यानी 50% ऑफ जो टोटल वोट्स हैं वो इनके पास होता है, और बाकी 50% में बाकी वर्ल्ड मेंबर्स है। ठीक है, तो ये इसकी ऑर्गेनाइजेशन है, किस तरीके से ये बना हुआ है, क्या पोस्ट हैं, किस तरीके से अपॉइंट की जाती हैं, और सारा का सारा पैसे का खेल है, जितना कंट्रीब्यूट करता है उसकी इतनी पावर उसके अंदर हो जाती है। अब सवाल होता है कि क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द रोल इन स्टेबलाइजिंग द इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम? रोल इन स्टेबलाइजिंग द इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम, इसको मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। ठीक है, मान लीजिए कि सवाल आता है आपके पास कि क्या रोल है इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम को स्टेबलाइज करने में आईएमएफ का, और ये सवाल ये भी हो सकता है, व्हाट इज द रोल ऑफ आईएमएफ इन स्टेबलाइजिंग द इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम? देखिए, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, ये फंड एडवाइज करता है सारी मेंबर कंट्रीज की इकोनॉमिक और फाइनेंशियल पॉलिसीज को, जो स्टेबिलिटी को प्रमोट करती हैं, जो ऐसी वीकनेसेस जो क्राइसिस पर आ सकती हैं उनको रिड्यूस करने के लिए एडवाइस करता है, और सस्टेनेबल ग्रोथ को इनकरेज करता है, लिविंग स्टैंडर्ड को इनकरेज करता है। यानी मेन काम जो इसका है, क्या काम है, रोल है, वो रोल है इसका स्टेबिलिटी को प्रमोट करना, वीकनेसेस जो कंट्रीज के अंदर हैं जो क्राइसिस तक चली जा सकती हैं उनको रिड्यूस करना, सस्टेनेबल ग्रोथ और हाई लेवल स्टैंडर्ड को इनकरेज करना, बढ़ाना। ठीक है, और इसके साथ साथ ये जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर जो इकोनॉमिक ट्रेंड्स आते हैं, ग्लोबल ट्रेंड आते हैं, कहां पर इकोनॉमी ऊपर जा रही है, कहां इकोनॉमी नीचे जा रही है, ग्लोबली इन सबको मॉनिटर करता है, क्योंकि उसी के हिसाब से तो भाई ये इंटरनेशनल ट्रेड को देख रहा है ना, एक फंड है, ये तो फंड है ना, ये तो हम सारी कंट्रीज ने मिलकर जो पैसा दिया वो एक फंड जमा हो गया है, जो कंट्री कमजोर है, प्रॉब्लम है, उसको लोन दे दो, वो बनाए। ठीक है, तो ये अब जाहिर है ये फंड तो इफेक्ट करता है ना पूरी ग्लोबली इकोनॉमिक्स क्राइसिस को देखने के लिए, प्रॉब्लम्स को देखने के लिए। तो एक जो ट्रेंड आ रहे हैं, कहां ऊपर जा रहा है, कहां नीचे जा रहा है, इसको वो पूरी की पूरी मॉनिटर करते हैं, और यही जाहिर है जो अब इंटरनेशनल मॉनिटरी और फाइनेंशियल सिस्टम है उसकी हेल्थ को बताता है। दूसरी चीज, ये उन डायलॉग्स को प्रमोट करता है जो मेंबर कंट्रीज आपस में अपने रीजनल या ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेस को लेकर बात करती है। यानी मैं अपनी पॉलिसी बना रहा हूं, तो मेरी पॉलिसी किस कंट्री को लेकर बन रही है, तो ये आईएमएफ करेगा, दोनों कंट्रीज को बुलाएगा, कहेगा दोनों बात करो यहां बैठकर और एक राय पर आओ, तो डायलॉग्स को प्रमोट करता है। इसके अलावा इसकी कुछ इन्वेस्टिगेशन एक्टिविटीज भी होती हैं, कुछ चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करता है, मार्केट रिसर्च कराता है, ये सारे काम भी होते हैं। इसके अलावा आईएमएफ टेक्निकल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करता है मेंबर कंट्रीज की इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए, और अगर मान लीजिए किसी कंट्री के अंदर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस है तो उसको जाहिर है उससे लड़ने के लिए उसको फंड चाहिए होता है, उसके लिए फंड भी प्रोवाइड कराता है। ठीक है, अब एक सवाल आता है कि व्हाई इज ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट? Why global economic stability important? मान लीजिए अगर ये सवाल आ जाता है कि साहब मैं अपनी कंट्री का देखूं, मेरी कंट्री की स्टेबिलिटी आ जाए, बाकी मुझे क्या मतलब, तो इसके लिए एक सवाल अगर ये आता है तो आपको क्या होना चाहिए, क्यों ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ आपकी कंट्री की नहीं। देखिए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अगर आप प्रमोट कर रहे हैं तो आप क्या काम कर रहे हैं, सबसे पहले आप इकोनॉमिक और फाइनेंशियल क्राइसिस को अवॉइड कर रहे हैं। अवॉइडिंग इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल क्राइसिस, सबसे पहला काम जो आपकी कंट्री के अंदर फाइनेंशियल या इकोनॉमिक क्राइसिस है वो अवॉइड हो रहे हैं अगर आप स्टेबिलिटी पर काम कर रहे हैं। स्टेबिलिटी है, लोग अपने ट्रस्ट करेंगे आपकी करेंसी पर और उससे ट्रेड बढ़ेगा, ट्रेड बढ़ेगा तो जाहिर है लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा। उसके अलावा आप अवॉइड कर रहे हैं लार्ज स्विंग्स इन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज।
अवॉइडिंग, भाई अगर स्टेबिलिटी नहीं है तो कभी एकदम ऊपर जाएगी, सडन ऊपर जाना, बूम पर जाना भी बहुत खतरनाक होता है, नीचे आना खतरनाक होता है, और अगर डिप्रेशन में चली जाए तो बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप अवॉइड कर रहे हैं अगर आप स्टेबिलिटी को पर काम कर रहे हैं। उसके अलावा एक्सेसिव इनस्टेबिलिटी जो है फॉरेन एक्सचेंज के अंदर या फाइनेंशियल मार्केट के अंदर, उसको भी आप अवॉइड कर रहे हैं। एक्सेस इनस्टेबिलिटी, अवॉइडिंग एक्सेसिव इंस्टेबिलिटी, इसको आप अवॉइड कर रहे हैं। देखिए ये जो इंस्टेबिलिटी का मामला है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंस्टेबिलिटी, अगर मान लीजिए इंस्टेबिलिटी नहीं है कंट्री के अंदर तो फिर अनसर्टेनिटी है आपके यहां, और अगर अनसर्टेनिटी है तो वो इन्वेस्टमेंट को डिस्करेज करती है। मैं उस कंट्री में इन्वेस्ट नहीं करूंगा जहां मुझे लग रहा है कि मेरा पैसा सेफ नहीं है, अनसर्टेनिटीज बहुत ज्यादा हैं। और अगर इन्वेस्टमेंट कम होता चला जाएगा तो उससे इकोनॉमिक्स ग्रोथ पर बहुत बुरा असर पड़ता है, और फाइनली जब इकोनॉमिक ग्रोथ नीचे जाएगी तो लिविंग स्टैंडर्ड नीचे जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि जो डायनामिक मार्केट इकोनॉमीज होती हैं उसमें कुछ डिग्री ऑफ इंस्टेबिलिटी होता है। ज़ाहिर डायनामिज्म पर काम चल रहा है तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आएंगे उसके अंदर है, और वहां पर इकोनॉमीज के अंदर चेंजेस आएंगे। ठीक है, और जाहिर है क्योंकि ये इकोनॉमी काम कर रही होती है अपने सिस्टम के ऊपर, अपने स्ट्रक्चर के ऊपर, तो इनके अंदर एक ग्रेजुअल एक तरीके से स्ट्रक्चरल चेंज भी आते चले जाते हैं। यहाँ पॉलिसी मेकर्स के पास एक चैलेंज होता है कि किस तरीके से आप इन स्टेबिलिटी को अपनी कंट्री और ग्लोबली मिनिमाइज करें विदाउट रिड्यूसिंग द इकोनॉमीज एबिलिटी टू इंप्रूव लिविंग स्टैंडर्ड। यानी अब आप काम कर रहे हैं कि साहब यहाँ पर जो आप पॉलिसी बना रहे हैं उसको आप कोशिश करेंगे कि साहब वो स्टेबिलिटी को मेंटेन करें, लेकिन लिविंग स्टैंडर्ड नीचे नहीं जाना चाहिए। जो कैपेसिटी है इकोनॉमी की जो कि लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन करके चल रही है वो नीचे नहीं जाना चाहिए। भले आप उसके लिए प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाएं, सस्टेनेबल ग्रोथ रखें, लेकिन आप लिविंग स्टैंडर्ड को नीचे ना जाएं। आप कंप्रोमाइज ना करें कि साहब अगर प्रॉब्लम आ रही है, डेफिसिट आ रहा है बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर, तो हम अपनी जो लिविंग स्टैंडर्ड उससे कंप्रोमाइज करके हम उधर उसको कर दें। नहीं, लिविंग स्टैंडर्ड को आपको सबसे पहले सोचना है और सबसे ऊपर लिविंग स्टैंडर्ड ही चलेगा। ठीक है, और इसीलिए ये जो कहा जाता है कि जो इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है ये नेशन और मल्टीलेटरल कंसर्न है। ये बहुत छोटी चीज़ नहीं है, इसको मानकर चलिए। अगर क्राइसिस आ रहे हैं तो वो इंस्टेबिलिटी है, इसलिए हमें स्टेबिलिटी चाहिए। और एक सबूत है, देखिए वर्ल्ड के अंदर सारी कंट्रीज कनेक्टेड है। अभी आप रिसेंट अगर एक इंस्टेबिलिटी को देख लें, इकोनॉमिक क्राइसिस अभी रिसेंटली आए थे वर्ल्ड के अंदर, कोरोना के टाइम में भी आए थे, कोरोना से थोड़ा पहले भी आए थे। आप उसमें देखिए कि किसी ऐसा नहीं था कि एक कंट्री में हो, अगर एक कंट्री में कोई क्राइसिस आए हैं तो हल्के हल्के वो पूरी दुनिया में फैल गए। यानी हम सारी कंट्री एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। हमें ये सोच के चलना पड़ेगा किस तरीके से काम किया जाए अपनी कंट्री के लिए और पूरी दुनिया के लिए भी। यानी ग्लोबली इकोनॉमिक क्राइसिस को हमें कम से कम करना होगा। यानी जो वीकनेसेस हैं वो बहुत ज़्यादा एरिया में स्प्रेड ना करें। अगर वो एक एरिया में स्प्रेड करती है तो हम ये ना मान के चलें कि हमारी कंट्री तक नहीं आएगा, हमारी कंट्री भी उससे अफेक्ट करेगी और हमारे यहाँ भी वीकनेस आएगी। ठीक है, अब मान के चलते हैं कि साहब IMF की एक्टिविटीज कहाँ हैं। व्हाट आर द एक्टिविटीज ऑफ IMF? यानी IMF जो काम करती है, किन एक्टिविटीज से काम करती है वो? एक्टिविटीज ऑफ IMF। ठीक है, आप इसमें यह भी क्वेश्चन आ सकता है, हाउ डज IMF हेल्प? IMF किस तरीके से किसी भी कंट्री को हेल्प करती है? देखिए, मेन तो IMF का काम यही है कि वो इकोनॉमिक पॉलिसीज, वो सारी कंट्री की मदद करे कि वो कंट्रीज किस तरीके से साउंड इकोनॉमिक पॉलिसीज को बनाएं और इंप्लीमेंट करें। उसके लिए वो जनरली 4 फंक्शंस को अंजाम देता है, जिसमें पहला फंक्शन है सर्विलेंस। सर्विलेंस, ठीक है, सॉरी इसकी EI है यहां। सर्विलेंस पहला फंक्शन है उसका, सर्विलेंस। सर्विलेंस के जरिए वो काम करता है। दूसरा फंक्शन है उसका कैपेसिटी डेवलपमेंट।
कैपेसिटी डेवलपमेंट, ठीक है। तीसरा है उसका लैंडिंग और चौथा डेटा। लैंडिंग और चौथा है डेटा। सर्वेलेंस क्या है? सर्वेलेंस सिंपल हम कहते हैं किसी चीज को देखना, सुपरवाइज करना, मॉनिटर करना, ठीक है। तो जो आईएमएफ है वो पूरे ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम को, फाइनेंशियल सिस्टम को, जो कि 190 कंट्रीज, मेंबर कंट्रीज का है, उसको सुपरवाइज करता है, मॉनिटर करता है कि कौन से सिस्टम कहां जा रहा है। उसी के हिसाब से वो पोटेंशियल रिस्क को आइडेंटिफाई करता है, देखता है, वो सब जगह देख रहा है उसका कहां ऊपर जा रहा है, कहां नीचे जा रहा है। उसके हिसाब से फिर वो आइडेंटिफाई करता है कि क्या पोटेंशियल रिस्क है स्टेबिलिटी को, और उसी के हिसाब से फिर उस कंट्री की इकोनॉमिक पॉलिसीज को सही करने के लिए रिकमेंडेशंस देता है। ये प्रॉब्लम आ रही है, आप इस तरह की इकोनॉमिक पॉलिसीज में एडजस्टमेंट कर सकते हैं, यानी एप्रोप्रिएट पॉलिसी एडजस्टमेंट को रिकमेंड करता है अपनी मेंबर कंट्रीज को, जिससे कि इकोनॉमिक ग्रोथ, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ रहे और फाइनेंशियल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी प्रमोट हो। दूसरा आता है कैपेसिटी डेवलपमेंट। कैपेसिटी डेवलपमेंट मींस स्ट्रेंथन देयर कैपेसिटी, किस चीज की? टू डिजाइन एंड इंप्लीमेंट साउंड इकोनॉमिक पॉलिसीज। जाहिर है आईएमएफ कह रहा है कि मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं, मैं आपको एडवाइजेस दे रहा हूं। अब वो कोशिश करता है कि मैं इन कंट्रीज को भी इस लायक बना दूं कि ये वाला काम वो खुद करने लगे। इसके लिए वो टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड कराता है, ट्रेनिंग प्रोवाइड कराता है, बहुत सारी कोर एरियाज ऑफ एक्सपर्टाइज के अंदर ट्रेनिंग होती है, जिसके अंदर फिस्कल, मॉनेटरी और एक्सचेंज रेट पॉलिसीज की ट्रेनिंग्स होती हैं, एक्सपर्टाइजेस होते हैं, रेगुलेशंस एंड सुपरविजन्स ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम्स होते हैं, स्टैटिस्टिक्स एंड लीगल फ्रेमवर्क होते हैं। इन सब चीज के अंदर वो ट्रेनिंग प्रोवाइड्स कराता है ताकि अपने आप अच्छी पॉलिसीज बनाएं और इंप्लीमेंट कर सकें, ठीक है। तीसरा आ जाता है लैंडिंग। लैंडिंग के अंदर अब देखिए हम एक वर्स्ट कंडीशन को लेके चल रहे हैं कि कोई भी पॉलिसीज, कितनी अच्छी हम पॉलिसीज बना लें, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कंप्लीटली पूरी तरह से इंस्टेबिलिटी को हटा दें और क्राइसिस को पूरी तरह से खत्म कर दें। ऐसा नहीं हो सकता, उसके बावजूद भी प्रॉब्लम आती हैं। सपोज कर लीजिए किसी की कंट्री में इसके ये सारा काम करने के बावजूद भी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ गए, तो आईएमएफ फंड प्रोवाइड करता है, यानी यहां पर लैंडिंग है, फंड प्रोवाइड करता है उसको। अब यानी वो मदद खाली पॉलिसीज को बनाने में नहीं कर, अब वो फंड भी दे रहा है कि ये फंड लो और ये जो एक बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर तुम्हारे यहाँ क्राइसिस आए हैं इसको हटा दो, ठीक है। और ये जो फाइनेंशियल असिस्टेंस होता है ये बहुत पॉलिसी प्रोग्राम को कई चीजों में मदद करेगा, जैसे करेक्ट अंडरलाइंग मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, जो मेन मैक्रो इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम है उसको करेक्ट करता है, लिमिट डिसरप्शंस टू बोथ द डोमेस्टिक एंड ग्लोबल इकोनॉमी, जो डिसरप्शंस आते हैं ग्लोबली या डोमेस्टिकली उनको रिड्यूस करता है, उनको लिमिट करता है, और जाहिर है जो कॉन्फिडेंस है, स्टेबिलिटी है और ग्रोथ है किसी भी कंट्री का, उसको रिस्टोर करता है। वो क्राइसिस से गुजरे हैं, अब क्राइसिस के बाद फिर कॉन्फिडेंस को रिस्टोर करना है, स्टेबिलिटी को और ग्रोथ को। तो इस तरीके से ये जो है पैसा भी देती है, ये सारे काम करने के लिए हैं। कुछ केसेस के अंदर आईएमएफ जो है वो इमरजेंसी असिस्टेंस भी प्रोवाइड करती है, और कुछ केसेस में ये प्रिकॉशनरी क्रेडिट लाइंस भी देती है कि साहब हमारी कंट्री में ये होने जा रहा है, इसको बचाओ, तो वो उसमें भी मदद करती है। इमरजेंसी कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, फ्लड है या कुछ भी है, नेचुरल डिसास्टर्स हैं वो आते हैं, उसमें भी ये मदद करता है। आखिरी बात है ये डेटा। देखिए जाहिर है हमारे पास बहुत ज़्यादा डेटा गैप है, जो कि बहुत ज़्यादा एक ग्लोबल स्टेबिलिटी के लिए हमारे वो डेटा लेना बहुत ज़रूरी है कि हम जब भी ट्रेंड इस्तेमाल करेंगे। तो जाहिर है इस डेटा के लिए जो आईएमएफ है वो सारी मेंबर कंट्रीज के साथ काम कर रहा है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड्स के साथ काम कर रहा है, और बहुत सारी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है जिनसे ये डेटा कैप्चर कर रहा है, डेटा ले रहा है और उससे अपने ट्रेंड्स तैयार कर रहा है। और जिस कंट्री को जैसे डेटा की जरूरत पड़ती है वो डेटा उसको प्रोवाइड करता है, क्योंकि किसी भी कंट्री को अपनी फ्यूचर पॉलिसीज बनाने के लिए पास्ट डेटा की जरूरत होती है। तो इस तरीके से ये आईएमएफ डेटा प्रोवाइड कराने में और डेटा को कलेक्ट करने में भी मेंबर कंट्रीज की मदद करता है, ठीक है। तो
यही पूरा IMF का था। इस सोर्सेज मैंने कहाँ से लिए, ज़्यादातर सोर्सेज मैंने इन्वेस्टोपीडिया या ब्रिटेनिका वगैरह से लिए हैं। मैं उसका लिंक दे दूंगा उसमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको ज़रूरत हो तो वहाँ से आप उसको क्लिक करके जा सकते हैं वहाँ पर। तो मुझे उम्मीद है ये सब समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।